नमस्कार, हिंदी की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी नामक पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम यात्रा वृतांत के सार पर विचार करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी पाठ किस विधा में लिखा गया है? बिल्कुल सही, यात्रा वृतांत विधा में लिखा गया है। और इस पाठ में हमने एक राज्य की यात्रा की थी। किस राज्य की यात्रा की थी? हमने त्रिपुरा की यात्रा की थी। और इस राज्य की यात्रा करते हुए हम त्रिपुरा के सभी मुख्य शहरों में भी घूमे थे। लेखक इस राज्य में क्यों गए थे? इस राज्य में वह एक टीवी कार्यक्रम की शूटिंग करने के लिए गए थे। उन्हें एक सीरीज बनानी थी जिसका नाम था ऑन द रोड। तो लेखक ने यह सीरीज तो बनाई ही बनाई, साथ ही साथ त्रिपुरा की संस्कृति का रोचक वर्णन भी किया। तो प्रस्तुत पाठ में एक टीवी कार्यक्रम की शूटिंग करने पहुंचे लेखक ने त्रिपुरा की यात्रा करते हुए वहां की भौगोलिक स्थिति, वहां की संस्कृति, वहां के जनजातीय समाज, संगीत, वाद्य यंत्र यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, घरेलू उद्योग धंधे, आधुनिक कृषि परंपरा, धार्मिक रीति रिवाज और मान्यताओं का वर्णन संक्षिप्त परंतु अत्यंत रोचक ढंग से वर्णन किया है। तो यह तो है लेखक ने जिन प्रमुख बिंदुओं पर हमारे साथ चर्चा की, हमें बताया और वहां की यात्रा की। तो चलिए इन सभी बिंदुओं को आज हम समझते हैं, पाठ की समझ को दोबारा बनाते हैं, लेकिन एक नए तरीके से, प्रश्नोत्तर के तरीके से। तो हम कुछ बहुविकल्पीय और वर्णनात्मक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ पाठ की समझ को भी बढ़ाएंगे। पाठ का नाम है कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी। तो इस पाठ में हमने एक दंत कथा सुनी थी जिसमें हमने यह जाना कि कल्लू कुम्हार था पार्वती जी का भक्त और वह हर हालत में शिवजी और पार्वती जी के साथ कैलाश पर्वत जाना चाहता था। लेकिन शिवजी ने रख दी एक शर्त कि तुम्हें पूरी 1 करोड़ मूर्तियां बनानी होंगी। तो पहला प्रश्न यही है, कल्लू कुम्हार कितनी मूर्तियां बनाने में सफल हो गया था? 99,999, 99,99,999, पूरी 1 करोड़ या 10 लाख? जरा उत्तर सोचिए। बिल्कुल सही, ऊनाकोटी यानी 1 करोड़ से एक कम कल्लू कुम्हार ने बनाई थी 99,99,999 मूर्तियां। और एक कम हुई तभी तो वह उनके साथ नहीं जा सका कैलाश पर्वत। शिवजी ने मना कर दिया कि भाई तुमने बनाई है 1 मूर्ति कम, तो अब तो तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न है, लेखक का त्रिपुरा की राजधानी अगरतला जाने का मुख्य कारण क्या था? क्यों गए थे लेखक अगरतला? ऑन द रोड शीर्षक से 3 खंडों वाली एक टीवी श्रृंखला बनाना, क्या यह उद्देश्य था? क्या यह मुख्य कारण था? सुंदर प्राकृतिक स्थान में घूमना और छुट्टियां मनाना, राज्य में आदिवासी संतोष के कारण पता लगाना, या फिर ऊनाकोटी में शैव तीर्थ के दर्शन करना? इनमें से कौन सा कारण था कि लेखक गए ऊनाकोटी? तो इसका सही उत्तर है ऑन द रोड शीर्षक से 3 खंडों वाली एक टीवी श्रृंखला बनाना। ये तीनों विकल्प हो जाते हैं गलत और उत्तर है यह सही। और उन्होंने ऑन द रोड सीरीज तो बनाई ही बनाई और इसका मुख्य उद्देश्य था त्रिपुरा के समूची लंबाई में आर पार जाने वाले NH 44 से यात्रा करना और साथ ही साथ वहां की विकास संबंधी गतिविधियों की जानकारी देना। इसके बाद हमारे पास प्रश्न है, त्रिपुरा कितनी तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? 2 तरफ से, 3 तरफ से, चारों तरफ से या फिर सिर्फ एक तरफ से? इसका सही उत्तर है 3 तरफ से। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी, 3 तरफ से त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कोक बारोक से क्या तात्पर्य है? त्रिपुरा का प्रसिद्ध शहर, त्रिपुरा के कबीले का नाम, त्रिपुरा के बौद्ध मंदिर, त्रिपुरा की स्थानीय बोलियों में से एक। तो 3 विकल्प हो जाते हैं बिल्कुल गलत और सही उत्तर है त्रिपुरा की स्थानीय बोलियों में से एक। याद कीजिए,
इसी बोली में हेमंत कुमार जमातिया ने एक मधुर गीत भी सुनाया था। त्रिपुरा की एक नदी का नाम क्या है? तो 4 नदियां हैं। विचार कीजिए कि त्रिपुरा में इनमें से कौन सी नदी बहती है? कृष्णा, मनु, नर्मदा या फिर झेलम नदी? उत्तर है मनु नदी। किसकी खेती को त्रिपुरा में खासकर उत्तरी जिले में सफलता मिली है? धान की खेती को, हरी सब्जियों की खेती को, टीपीएस की खेती को, मशरूम की खेती को? तो 3 विकल्प फिर से हो जाते हैं गलत, क्योंकि त्रिपुरा में जिसकी खेती को बहुत सफलता मिली है वो है ट्रू पोटैटो सीड्स यानी कि टीपीएस। अब विस्तार से हम देखने वाले हैं त्रिपुरा की भौगोलिक स्थिति को। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं त्रिपुरा की भौगोलिक स्थिति। तो प्रश्न है, त्रिपुरा की भौगोलिक स्थिति के बारे में लिखिए। त्रिपुरा भारत के सबसे छोटे राज्यों में से है। 34% से ज्यादा की इसकी जनसंख्या वृद्धि दर भी काफी ऊंची है। 3 तरफ से यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है और शेष भारत के साथ इसका दुर्गम जुड़ाव उत्तर पूर्वी सीमा से सटे मिजोरम और असम के द्वारा बनता है। तो हम ये समझ चुके हैं कि 3 तरफ से त्रिपुरा जो है वह जुड़ा हुआ है बांग्लादेश से, और जो इसकी उत्तर पूर्वी सीमा है वह जुड़ती है असम और मिजोरम से। इन्हीं क्षेत्र से यह भारत से जुड़ा हुआ है। कौन? त्रिपुरा राज्य। सोनामुरा, बेलोनिया, सबरूम और कैलाश शहर जैसे त्रिपुरा के ज्यादातर महत्वपूर्ण शहर बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा के काफी करीब हैं। तो यह है भौगोलिक स्थिति त्रिपुरा की। तो चलिए अब यहाँ की संस्कृति यानी कि इनकी जीवन जीने के तरीके को समझते हैं और धर्म के बारे में पता लगाते हैं कि आखिर त्रिपुरा की धार्मिक स्थिति क्या है। अब प्रश्न है कि लेखक ने त्रिपुरा में बौद्ध धर्म की क्या स्थिति देखी? कल्लू कुम्हार की ऊना कोटी पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। लेखक ने त्रिपुरा के बाहरी हिस्से में पैचार थल में एक सुंदर बौद्ध मंदिर देखा। पता चला कि त्रिपुरा के 19 कबीलों में से 2 चकमा और बौद्ध हैं। और बौद्ध कौन से? जो कि मुघ महायानी हैं। और ये कबीले त्रिपुरा में म्यांमार से चटगांव के रास्ते आए थे। इस मंदिर की मुख्य बुद्ध प्रतिमा भी 1930 के दशक में रंगून से लाई गई थी। तो यह है बौद्ध धर्म की स्थिति, यानी कि त्रिपुरा में बौद्ध धर्म एक प्रमुख धर्म है और मुख्य धर्मों में से एक है। त्रिपुरा बहुधार्मिक समाज का उदाहरण कैसे बना? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो त्रिपुरा है वह 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा होगा त्रिपुरा में? त्रिपुरा में लगातार विभिन्न धर्मों को मानने वाले बाहरी क्षेत्रों से लोग आकर बसे हैं। तो बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लोगों की आवक यहाँ पर बहुत ज्यादा है। इसी कारण यह राज्य बहुधार्मिक समाज का उदाहरण भी बना है। त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जनजातियों और विश्व के 4 बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व मौजूद है। 4 बड़े धर्म यानी कि ईसाई, हिंदू, इस्लाम और बौद्ध धर्म, इन 4 बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व मौजूद है। इसके बाद प्रश्न है कि आदिवासियों के असंतोष के क्या कारण हो सकते हैं? हमने यह भी जाना था कि यहाँ पर कई जनजातियां हैं और आदिवासी समाज भी है। यह भी हमने बात की कि यहाँ पर बाहर से आने वाले लोगों की आवक बहुत ज्यादा है। तो वहां पर आदिवासियों की असंतुष्टि आखिर क्यों है? क्या उनके संसाधनों पर प्रभाव पड़ रहा है? क्या उनके अवसरों पर प्रभाव पड़ रहा है? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। बांग्लादेश से लोगों की अवैध आवक यहाँ जबरदस्त है और इसे यहाँ सामाजिक स्वीकृति भी हासिल है, यानी कि यहाँ पर खूब बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं। यहाँ की असाधारण जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण यही है। हमने देखा था कि यहाँ पर 34% वृद्धि दर है जनसंख्या की, क्योंकि बाहरी देशों से लोग आ रहे हैं। असम और पश्चिम बंगाल से भी लोगों का प्रवास यहाँ होता ही है।
कुल मिलाकर बाहरी लोगों की भारी आवक ने जनसंख्या संतुलन को बिल्कुल बिगाड़ दिया है और इसी कारण स्थानीय आदिवासियों के खिलाफ ला खड़ा किया है। यह त्रिपुरा में आदिवासी असंतोष की मुख्य वजह है। तो हमने त्रिपुरा में अभी धर्म की स्थिति देखी और बाहरी लोगों के आने के कारण आदिवासी असंतोष को भी जाना। तो आइए हम त्रिपुरा की संस्कृति के एक और पहलू को जानते हैं जो कि जुड़ा हुआ है वहां के संगीत से। तो बॉलीवुड के मौलिक संगीतकारों में से एक एस.डी. बर्मन जी भी त्रिपुरा से ही आए थे। तो इससे हमें पता चलता है त्रिपुरा की आबो हवा में संगीत किस कदर घुला हुआ है। तो वह त्रिपुरा से आए और अपने संगीत का जादू बिखेरा। लेकिन लेखक ने त्रिपुरा के लोक संगीत का अनुभव कब और कैसे किया? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में लेखक की मुलाकात यहाँ के प्रसिद्ध लोक गायक हेमंत कुमार जमातिया से हुई, जो कोक बारोक बोली में गाते हैं। कौन सी बोली में गाते हैं? कोक बारोक बोली में। लेखक ने उनसे एक गीत सुनाने का अनुरोध किया। तो उन्होंने कैसा गीत सुनाया? धरती पर बहती नदियों और ताजगी और शांति का गीत सुनाया। इसके अलावा लेखक ने मंजू ऋषिदास से 2 गीत सुने ही नहीं बल्कि उनकी शूटिंग भी की थी। तो चलिए अब हम जानने वाले हैं त्रिपुरा के जनजातीय समाज के बारे में। जब लेखक टिलियामुरा पहुंचे तब उनकी मुलाकात हुई थी मंजू ऋषिदास से। तो आइए सबसे पहले हम मंजू ऋषिदास जी के बारे में जानते हैं। त्रिपुरा में लेखक की मुलाकात गायिका मंजू ऋषिदास से हुई। वह रेडियो कलाकार होने के साथ साथ नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करती थी। वे अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी जरूरत यानी आवश्यकता स्वच्छ पेयजल यानी कि साफ पानी की पूरी जानकारी रखती थी। वे नगर पंचायत को इस बात के लिए राजी कर चुकी थी कि उनके वार्ड में नल का पानी पहुंचाया जाए और गलियों में ईंटें बिछाई जाएं। तो अभी हमने देखा मंजू ऋषिदास समाज के निर्माण और विकास संबंधी कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी और महत्वपूर्ण योगदान दे रही थी। मंजू ऋषिदास का संबंध मोचियों के समुदाय से था। तो ऋषिदास समुदाय जुड़ा हुआ है मोचियों के समुदाय से। तो हमने यह देखा कि मोचियों के समुदाय का मुख्य कार्य है जूते बनाना और इसी के साथ साथ ऋषिदास समुदाय को एक और विशेषज्ञता वहां पर हासिल है, वह है वाद्य, विशेषकर थाप वाले वाद्य जैसे कि ढोल और तबला बनाना और उनका मरम्मत का कार्य करना। इस समुदाय की बस्तियों को प्राय मलिन बस्ती के नाम से जाना जाता है। मलिन बस्ती यानी कि जो साफ सुथरी नहीं होती। पर मंजू ऋषिदास ने यहाँ शारीरिक और व्यक्तिगत स्वच्छता अभियान चलाया, जबकि उत्तर भारतीय गांवों में स्वच्छता के नाम पर एक नए किस्म की अछूत प्रथा अब भी चलन में दिखती है। त्रिपुरा में समाज स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक है और इससे हमें भी अपने आसपास साफ सफाई रखने की प्रेरणा मिलती है। तो अभी हमने जाना वहां के जनजातीय समाज के बारे में। अब देखते हैं कि त्रिपुरा की महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियां क्या हैं। टिलियामुरा के बाद लेखक ने अपनी यात्रा को राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से जारी रखा और यह सफर अब बढ़ चला मनु क्षेत्र तक, जो कि 83 किलोमीटर का था। और यह 83 किलोमीटर लेखक के बीते थे डर के साए में और उन्होंने यह यात्रा किसमें की थी? सीआरपीएफ के सुरक्षा घेरे में। अब जब वह मनु क्षेत्र तक पहुंच गए, वहां पर उन्होंने मनु नदी के सौंदर्य का भरपूर आनंद लिया और इसी के साथ लेखक बढ़ चले थे त्रिपुरा के उत्तरी क्षेत्र में। और यहाँ के शहरों में जब वह पहुंचे तो उनको बहुत ही हैरानी हुई वहां की आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानकर। तो उसी से संबंधित प्रश्न है कि त्रिपुरा की लोकप्रिय घरेलू गतिविधि के बारे में बताइए एवं आधुनिक कृषि परंपरा के विषय में लेखक को क्या जानकारी मिली। तो त्रिपुरा की लोकप्रिय घरेलू गतिविधियों में से एक है अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सीकें तैयार करना। अगरबत्तियां बनाने के लिए इन्हें कर्नाटक और गुजरात भेजा जाता है। और आधुनिक कृषि परंपरा के बारे में लेखक को क्या पता चला?
आधुनिक कृषि परंपरा में टीपीएस ट्रू पोटैटो सीड्स की खेती को त्रिपुरा में खासकर उत्तरी जिले में बहुत सफलता मिली है। त्रिपुरा से टीपीएस का निर्यात अब न सिर्फ असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को बल्कि बांग्लादेश, मलेशिया और वियतनाम को भी किया जाता है। और इसकी खासियत यह है कि इन बीजों का जो उपयोग किया जाता है वह है 100 ग्राम, मात्र 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर। तो यह है आधुनिक कृषि परंपरा के बारे में जानकारी, वहां की आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानकारी। तो चलिए अब उत्तरी जिले के कुछ दर्शनीय स्थलों को भी देखा जाए। जब लेखक उत्तरी जिले के मुख्यालय कैलाश शहर पहुंचे तो उनकी मुलाकात वहां के जिलाधिकारी से हुई थी और जिलाधिकारी ने उत्तरी जिले के एक बहुत ही खास दर्शनीय स्थल के बारे में लेखक को बताया और उसका नाम था ऊनाकोटी। और ऊनाकोटी के बारे में सुनकर लेखक बहुत रोमांचित हो गए और वह जल्द से जल्द वहां की शूटिंग करना चाहते थे। आखिर क्या थी विशेषता ऊनाकोटी की? तो यही है हमारा अगला प्रश्न। कल्लू कुमार की ऊनाकोटी पाठ के आधार पर ऊनाकोटी की विशेषता बताइए। ऐसे स्थलों की यात्रा करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? त्रिपुरा राज्य में स्थित ऊनाकोटी नामक स्थान पर गंगा अवतरण की संपूर्ण कथा को पत्थरों पर उकेरा गया है। गंगा अवतरण की पूरी कहानी, जैसे गंगा कब प्रकट हुई थी पृथ्वी पर और किन परिस्थितियों पर, इसकी पूरी कहानी पत्थरों पर चित्रित की गई है। यहाँ एक विशाल चट्टान पर भगीरथ को तपस्या करते दर्शाया गया है, तो दूसरी चट्टान पर शिव जी के चेहरे को बनाया गया है और उनकी जटाएं 2 पहाड़ों की चोटियों पर फैली हैं। तो हम यह देख पा रहे हैं कि गंगा अवतरण की पूरी कहानी पत्थरों पर उकेरी गई है। कहीं भगीरथ तपस्या कर रहे हैं। वे तपस्या क्यों कर रहे थे? क्योंकि स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा को लाया जाए। क्या समस्या थी कि गंगा का बहाव बहुत तेज था, इससे पूरी पृथ्वी डूब जाती। तो फिर इसका निवारण कैसे किया गया कि शिव जी अपनी जटाओं में अगर गंगा को बांध ले तो उसका बहाव कम हो सकता है। तो यह सारी की सारी घटनाएं बड़ी बड़ी चट्टानों पर उकेरी गई हैं और चित्रित की गई हैं। तो इसलिए यहाँ पर बड़ी बड़ी आधार मूर्तियां हैं। यहाँ पर एक और खास बात है कि यहाँ साल भर बहने वाला जल प्रपात है, एक झरना है जिसका जल गंगा जितना ही पवित्र माना जाता है। तो देखा हमने कि इन प्राकृतिक स्थानों पर कितने मनोरम दृश्य हैं। तो ऐसे स्थानों के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। हमारे कर्तव्य हैं कि हम वहां गंदगी ना फैलाएं, अपनी जरूरी वस्तुएं स्वयं ले जाएं और उन्हें लेकर वापस भी आएं, उन्हें वहां पर छोड़े नहीं। पेड़ों, चट्टानों या अन्य प्राकृतिक वस्तुओं पर अपना नाम बिल्कुल ना लिखें और ना ही कोई प्रतीक चिन्ह बनाएं। ऐसे स्थानों की पवित्रता का ध्यान रखें और पेड़ पौधों एवं अन्य वस्तुओं को नुकसान ना पहुंचाएं। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब अगला प्रश्न है कि लेखक को अपनी यात्रा में शूटिंग के लिए क्या-क्या खतरे उठाने पड़े? इस तरह की परिस्थितियों का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऐसी परिस्थितियों को रोकने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि आखिर लेखक अगरतला क्यों गए थे और उन्होंने त्रिपुरा की यात्रा क्यों की। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से यात्रा करते हुए त्रिपुरा की विकास संबंधी गतिविधियों की जानकारी देने वाली ऑन द रोड शीर्षक से 3 खंडों वाली एक टीवी श्रृंखला बनाने के सिलसिले में लेखक त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गए थे। यहाँ बाहरी लोगों की भारी आवक के कारण स्थानीय लोगों में गहरा असंतोष है। इससे यह क्षेत्र हिंसा की चपेट में आ गया है। इस हिंसाग्रस्त भाग में 83 किलोमीटर लंबी यात्रा में लेखक को सीआरपीएफ की सुरक्षा में काफिले के रूप में चलना पड़ा। मौत का भय लेखक को आशंकित बनाए हुए था। लेखक को यह भी पता चला था कि कुछ दिन पहले ही विद्रोहियों ने यहाँ पर एक जवान को मार डाला था। तो ऐसी घटनाओं से क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, कुछ असर होता है वहां की अर्थव्यवस्था पर? इस तरह की परिस्थितियों के कारण पर्यटन उद्योग बुरी तरह चरमरा जाता है, यानी कि बुरी तरह से कमजोर हो जाता है। इसके अलावा अन्य उद्योग धंधों का विकास भी नहीं हो पाता है, जिसका दुष्प्रभाव यानी कि बुरा प्रभाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर
पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों को रोकने के लिए सरकार को असंतुष्ट लोगों के साथ मिलकर बातचीत करनी चाहिए, उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनना चाहिए और उनके निवारण हेतु यानी उन्हें दूर करने हेतु कोशिश भी करनी चाहिए। तो यह सब तो थे महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों के जरिए हमने पाठ की समझ को भी बढ़ाया और त्रिपुरा के अन्य खास बिंदुओं जैसे कि धर्म, दर्शनीय स्थान, जनजातीय और साथ ही साथ वहां के हमने संगीत के बारे में भी जाना। तो इसी के साथ आपके लिए कुछ है संभावित प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं लेती हूं आप सभी से विदा। धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।